हेलो एवरीबॉडी, आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के और आपको वो काफ़ी पसंद आए होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे लॉ सब्जेक्ट्स को लेकर आऊँगी, सो दिस इज़ अनदर एक्ट दैट इज़ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो कि आया था 25 मार्च 1926 को। सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बातें तो हम बाद में कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ द सेक्शन 1। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 1 देख लीजिए। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं देयर आर ओवरऑल 33 सेक्शंस इन इट। ठीक है, इसमें टोटल आपको 33 सेक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1 पे। तो चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी। हर सेक्शन में जो भी एक्ट आप पढ़ेंगे, हर एक्ट में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी होता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका सेक्शन 1 है, दिस सेक्शन 1, दिस इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जब हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको ये बताया था कि जो सेक्शन 1 होगा वो हमेशा एक्ट का नाम बताएगा, वो कहाँ तक अप्लाई होता है वो बताएगा, और ये कब आया था, किस डेट को इसको कमेंस किया गया था वो बताएगा। ठीक है, तो इसका नाम आपको पता है दैट इट इज़ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कहाँ तक अप्लाई होता है, तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। कुछ भी नहीं छूटा है, नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, पहले था अब नहीं है। तो इट अप्लाइज टू इंडिया। और ये कब आया था भाई, तो ये आया था आपका 25 मार्च 1926 को। ठीक है, चलिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशंस। अब जो लोगों ने पहले मेरी वीडियो देख रखी है उनको पता होगा कि डेफिनेशंस का क्या सिग्निफिकेंस है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। सी, हमारे लेमैन लैंग्वेज में हम किसी वर्ड का अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्ट किस बेसिस पे, किस तरीके से बताता है, ये पर्टिकुलर एक्ट क्या बता रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर टर्म का रेफरेंस यहाँ पे क्या है, इसके लिए डेफिनेशंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक टर्म है, मान लेते हैं एम्प्लॉय का ही टर्म है। अब एम्प्लॉय हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ और हो सकता है, पर ये एक्ट किन लोगों को एम्प्लॉय कंसिडर करता है, तो इस एक्ट को ओवरऑल समझने के लिए आपको डेफिनेशन का समझना ज़रूरी है। मे बी आप याद ना रखें, ठीक है, थोड़े बहुत अगर याद नहीं है तो चल जाएगा, पर इस एक्ट को समझने के लिए, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अबाउट कमिश्निंग मदर। तो हम क्या समझ सकते हैं भाई कमिश्निंग मदर कौन है, बट व्हेन वी गेट टू नो अबाउट द डेफिनेशन वी गॉट टू नो कि हाँ भाई ये डेफिनेशन और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें आगे के सेक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, सो डेफिनेशंस। एक चीज़ और है कि आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा डेफिनेशन किस एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, तो जो पिछला सेक्शन था उसके डेफिनेशंस मैंने आपको बताए थे, इसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कमिंग टू सेक्शन 2 का फर्स्ट। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एग्जीक्यूटिव। अब भाई ये एग्जीक्यूटिव क्या है, तो एग्जीक्यूटिव मीन्स ऐसी बॉडी, अ बॉडी विच मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब ट्रेड यूनियन क्या है ये भी मैं बताऊंगी, पर जो भी बॉडी है जो कि ट्रेड यूनियन के सारे मैटर्स को सॉल्व करती है, उसको मैनेज करती है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियंस एक्ट। ठीक है, सेक्शन बी क्या कहता है, ऑफिस बियरर। व्हाट इज ऑफिस बियरर है? ठीक है, तो इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं वो सब ऑफिस बियरर्स हैं। ठीक है, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर द ऑफिस बियरर्स एक्सेप्ट, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऑफिस बियरर मीन्स ऑल द एग्जीक्यूटिव्स एक्सेप्ट एन ऑडिटर। ऑडिटर डजंट कम अंडर द ऑफिस बियरर टैग। ठीक है, चलिए कमिंग टू सेक्शन सी, प्रिस्क्राइब। द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड इज डिफाइंड। तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है बेटा कि जो भी इस एक्ट में बताया गया है, जो भी ये एक्ट फॉलो कराना चाहता है दैट इज प्रिस्क्राइब। ठीक है, सेक्शन डी इज रजिस्टर्ड ऑफिस। नाउ व्हाट इज दिस रजिस्टर्ड ऑफिस? तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना एक एड्रेस देते हैं कि हाँ भाई हमारा ऑफिस यहाँ पर है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपने कौन सा पता दिया कि ये जो ट्रेड यूनियन बन रहा है उसका ये ऑफिस है, तो ये जो एड्रेस होगा ऑफिस का जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताओगे दैट इज़ योर रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है,
डोंट गो इन टू द टेक्निकलिटीज़ की, जो अगर आप में से कोई होगा जो पूछेगा कि भाई जो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताएंगे बस वही, क्या हम चेंज नहीं करा सकते, तो आगे हम पढ़ेंगे चेंज कराने का भी प्रोसीजर है। पर एज ऑफ नाउ द नॉर्मल डेफिनेशन इज कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तो एक ऐसा ऑफिस जो आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बताते हो, ठीक है, जो एड्रेस बताते हो वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन ई, दैट इज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो देखो सिर्फ बना लेने से नहीं होगा कि आपने एक ग्रुप बना लिया और आप कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा ट्रेड यूनियन है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, जब भी आप ट्रेड यूनियन, जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हो, एक ट्रेड यूनियन बनाने का सोचते हो, तो यू नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार, एंड दैट जब आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो दैट इज़ योर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, नाउ सेक्शन एफ। सेक्शन एफ डील्स, सेक्शन एफ में 2 सेक्शन है बेटा, तो सेक्शन एफ में क्या डील करते हैं, रजिस्ट्रार से डील करते हैं। वी डील विथ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार क्या है, तो रजिस्ट्रार जो हैं वो सेक्शन 3 में और अच्छे से डिफाइंड है, पर इनको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिप्लॉय करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, आप लोग बताइए इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और कहाँ पढ़ा था हमने ये। तो दिस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज बीन डिफाइंड इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको डेफिनेशन में पता होगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। सी बेटा, लेबर लॉज आर वेरी वेरी इंटरलिंक्ड। एक डेफिनेशन आपको दूसरी जगह काम आएगा, दूसरा डेफिनेशन आपको तीसरी जगह काम आएगा। यू नीड टू रीड इट एज अ होल, ऐसे लिंक कर करके पढ़ना पड़ेगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज बीन डिफाइंड इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में डिफाइंड है क्या है भाई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट रन है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, चलिए, और इस रजिस्ट्रार के साथ अगर जरूरत पड़ती है, हो सकता है एक जो रजिस्ट्रार है वो सब कुछ मैनेज ना कर सके, तो एक तो रजिस्ट्रार होगा, और इसके साथ साथ और कौन कौन होंगे, तो एडिशनल रजिस्ट्रार्स होंगे। There will be additional registrars and there will be deputy registrars. तो एक रजिस्ट्रार तो है ही, उसके साथ साथ कौन है, एडिशनल रजिस्ट्रार है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। डिपेंड करता है इनके नंबर का, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ये बन जाएंगे। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। आई होप आप सबके पास बेयर एक्ट होगा, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप लॉ की क्लासेस करें तो मेक श्योर यू हैव योर बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट नहीं होगा तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ना आपको ये पता चलेगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पूरा कोर्स मैंने ख़त्म कराया है कि नहीं कराया है, और ना आप उसको रिवाइज कर पाओगे ढंग से। तो मेक श्योर यू हैव अ बेयर एक्ट। अगर बेयर एक्ट नहीं है, आप नहीं प्रिंट आउट करा रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हैव अ पीडीएफ में आप हाईलाइट कर लो, या फिर पीडीएफ देख के पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, बट हैव अ बेयर एक्ट विथ यू। ठीक है, चलो कमिंग टू सेक्शन जी। सेक्शन जी क्या है बेटा, ट्रेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सबको समझता है कि डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट इज लड़ाई झगड़ा, है ना। तो ट्रेड डिस्प्यूट क्या है भाई, तो ट्रेड डिस्प्यूट मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन है, वहाँ पे अगर कोई लड़ाई होता है, किसके बीच में लड़ाई होगी, तो 3 कंडीशन बनते हैं, या तो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स, यानी कि एम्प्लॉयर्स और जो वर्कमैन है, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन, इनके बीच लड़ाई हो सकती है। ठीक है, या तो फिर एम्प्लॉयर के बीच में लड़ाई हो सकती है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हो सकती है, एक से ज़्यादा मैनेजर्स हो सकते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और या फिर हो सकता है क्या, वर्कमैन लड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों को कहाँ डील करता है ये, ट्रेड डिस्प्यूट। मतलब ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर से अपने भाई से लड़के आ रहे हो, या फिर अपनी वाइफ से लड़के आ रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से लड़के आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको भी ट्रेड डिस्प्यूट में लेकर के आ जाओगे, है ना। ये क्या है, या तो आप एम्प्लॉयर और जो वर्क कर रहा है उसकी लड़ाई हो सकती है, या तो फिर एम्प्लॉयर की लड़ाई हो सकती है, या फिर जो वर्कमैन है वर्कमैन के साथ लड़ सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर द ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए, अब वर्कमैन कौन है भाई, एम्प्लॉयर तो आपको पता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर तो आपको पता है कि जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, वर्कमैन कौन है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ट्रेड डिस्प्यूट में ही डिफाइंड है, ट्रेड डिस्प्यूट डिफाइंड है, और उसके बाद ये जो एम्प्लॉयर और वर्कमैन का डेफिनेशन है वो भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेड यूनियन, तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, ये टेम्परेरी भी हो सकता है
और ये परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन जो या तो टेम्परेरी या तो परमानेंट, इन तीनों झगड़ों को कम करने के लिए बना है। क्या काहे के लिए बना है? तो इन तीनों झगड़ों को कम करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉई वर्कमैन का झगड़ा, एम्प्लॉय का झगड़ा और वर्कमैन का झगड़ा, ये झगड़ा कम करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक कॉम्बिनेशन बना है दैट कैन बी टेम्परेरी, दैट कैन बी परमानेंट, उसको हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। चलिए, अब मैंने तो कह दिया कि भाई एम्प्लॉय वर्कमैन का झगड़ा हो, एम्प्लॉय का झगड़ा हो, वर्कमैन का झगड़ा हो, तो ट्रेड यूनियन विल इंटरफेयर, ट्रेड यूनियन आकर के बोल सकता है ना, वो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा सकता है। पर कहाँ पे ये ट्रेड यूनियन वर्क नहीं करेगा? बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्सेप्शंस, ठीक है, क्योंकि जनरल लॉ सबको पता है। तो कहाँ पे ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो वर्क नहीं करता है? तो पहला कंडीशन है बेटा, जब पार्टनर्स आपस में डिस्कस करते हैं, व्हेन द पार्टनर डिस्कस, अपने बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं एज अ पार्टनर, आपस में उनके क्लैशेस हो रहे हैं और जो पब्लिक नहीं है उनके इंटरनल इश्यूज हैं, उसमें ट्रेड यूनियन का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, आप टर्म्स एंड कंडीशन का एक एग्रीमेंट साइन करते हो, जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनको पता होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। तो जो भी ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट जो है वो भी इसके ट्रेड यूनियन के अंडर नहीं आता है। ट्रेड यूनियन, सी बेटा, इट्स मोस्टली कंसर्न अबाउट द जो इनह्यूमेन कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके फंडामेंटल, जो आपके बेसिक राइट्स हैं उसको हैम्पर कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन का रोल है। अगर आपने एम्प्लॉय मतलब साइन किया कि भाई मुझे 25,000 की तनख्वाह पे यहाँ पे रखा जा रहा है, आई विल गेट अ सैलरी ऑफ 25,000, और इवेंचुअली आप कहते हो कि नहीं भाई अब तो हम, अब आप जाके अचानक से एम्प्लॉयर को बोलते हो कि नहीं भाई मुझे तो 35,000 चाहिए, मेरे बगल वाले को 35 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। उस कंडीशन में आप ट्रेड यूनियन के पास नहीं जा सकते कि देखो इसको 35 मिल रहा है क्योंकि ये मेरे से सीनियर है एंड आई एम गेटिंग ओनली 25, आई वांट 35, नो मैटर व्हाट, दो आई हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 1 ईयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अगर एग्रीमेंट साइन किया है तो ट्रेड यूनियन वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड, sale of goodwill of a business, or of instruction in any profession, trade or handicraft। देखो, अगर ऐसा होता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसमें 1000 वर्कर काम कर रहे हैं और 1000 वर्कर वो काम कर रहे हैं पर अचानक से कंपनी उनको बताती है कि कल से ये कंपनी बंद हो गई, तो वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। तो इस केस में तो भाई द ट्रेड यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल, कि वो क्या है कि आगे आके बोले कि भाई अगर आपको ऐसा था तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड हमको देते, यू शुड हैव शेयर्ड विथ अस अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। पर अगर एक कंपनी है जो अपना गुडविल सेल करती है, कोई बिजनेस है जो अपना गुडविल सेल करता है, ठीक है, और ऐसे डिसीजंस लेता है जो गुड फेथ में लिए गए हैं, ठीक है, अगर वो कोई हैंडीक्राफ्ट या फिर कोई ट्रेड है, कोई भी प्रोफेशन है जिसमें वो अपना गुडविल शेयर कर रहा है और वो डिसीजन गुडविल में लिए गए हैं, तो उस कंडीशन में द ट्रेड यूनियन वोंट बी इंटरफेयरिंग। तो ये 3 कंडीशंस हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियन इज नॉट इंटरफेयरिंग। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी क्वेरी है बेटा किसी भी डेफिनेशन में अभी तक, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस स्विच टू चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज कंप्लीट। चैप्टर 1 में क्या क्या आया है मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ आपको। सबसे पहला आया है शॉर्ट टाइटल और शॉर्ट टाइटल आपका, ठीक है, टाइटल कमेंसमेंट है। और दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा है डेफिनेशंस, यानी कि जितने भी जो भी इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं उसका डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब भाई हम इतना ट्रेड यूनियन कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर करने का कुछ तो प्रोसेस होगा ना। ऐसे कोई भी आएगा मुंह उठा के बोलेगा कि अरे भाई ये तो हमारा ट्रेड यूनियन है, नहीं।
देयर इज़ ए स्पेसिफिक प्रोसेस, क्योंकि ट्रेड यूनियन की सैंक्टिटी है, इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो काम लोग वहाँ पे कर रहे हैं ना उनके बेनिफिट के लिए बना है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये खुद आपस में मिसयूज़ करने लगे, है ना, या फिर एक पता चला एक ही कंपनी में 20, 25, 30, 40 सब ट्रेड यूनियन बना के बैठे हुए हैं क्योंकि सबको लीडर बनना है। तो देयर इज़ ए स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, क्योंकि देखिए ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रार के बारे में जानना है कि भाई ये है कौन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स कौन अपॉइंट करता है भाई, तो इसका पार्ट 1 जो है वो कहता है कि दे आर अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैंने फिर बताया है आपको कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ डिफाइंड है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में डिफाइंड है, जो भी स्पेसिफाइड गवर्नमेंट है, बीट सेंट्रल बीट स्टेट, ठीक है। सेकेंड क्या कहते हैं कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है दैट द रजिस्ट्रार हैज़ टू मच ऑफ बर्डन और बहुत सारा काम है, तो ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, ठीक है। तो ये एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स को ये क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और इनके पावर और फंक्शन जो रजिस्ट्रार है ना वो डेलीगेट करेंगे। ये जो रजिस्ट्रार हैं दे विल डेलीगेट देयर पावर टू देम, कि भाई आपको, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे 10 बंडल कॉपी मिले चेक करने के लिए, बट माय जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही थिंक्स कि नहीं भाई 10 बंडल तो बहुत ज़्यादा है, हाउ विल शी डू इट इन 3 days। सो दे हैव गिवन मी 2 एडिशनल फैकल्टीज, ठीक है, 2 एडिशनल फैकल्टी दे दिया उन्होंने। तो आई हैव डेलीगेटेड देम कि भाई ये 2 बंडल, जो ये 2 बैचेस के 2 बंडल हैं, ये आप चेक करिएगा, एंड यू विल बी हैविंग ऑल द पावर टू गिव मार्क्स, टू एनालाइज एंड एनीथिंग। तो सिमिलरली ये रजिस्ट्रार भी जो है वो इसी तरह से अपना पावर जो है वो डेलीगेट करते हैं, ठीक है। नाउ तो ये डेलीगेट करेंगे क्या क्या कि भाई ये एरिया है, दे विल गिव देम ज्यूरिसडिक्शन, एक पूरा एरिया वो दे देंगे उनको, और कहेंगे कि भाई यहाँ पे आपको ये पावर डेलीगेट करने हैं। लेकिन हाँ, दे कैन नॉट एक्सटेंड देयर पावर। ऐसा नहीं है कि मुझे परमिशन मिली 2 बंडल कॉपी चेक करने की, मैंने उनके ऑफिस से 5 बंडल और ला करके खुद ही चेक कर दिया। तो दिस इज नॉट गोना हैपन। जितना पावर दिया गया है उतना ही पावर ये एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट कहता है कि अगर ये जो एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स हैं, अगर इनको रजिस्ट्रार ने एक, जैसे कि मान लेते हैं रजिस्ट्रार के पास इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इन्होंने कहा ये छोटा वाला जो एरिया है इसमें जो काम मैं पूरे एरिया में करता हूँ ये काम आप यहाँ करेंगे। मतलब ही हैज़ गिवन हिम द फंक्शन ऑफ अ रजिस्ट्रार। जो ओरिजिनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक छोटे एरिया में इनको रजिस्ट्रार का फंक्शन दे दिया है। तो फिर दिस एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ अ रजिस्ट्रार ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया, और उनके ऑर्डर्स को उतनी ही वैल्यू, उतनी ही सैंक्टिटी दी जाएगी जितना कि एक रजिस्ट्रार को देना चाहिए था। याद है आपको जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो देयर इज ऑलवेज अ क्लास मॉनिटर अपॉइंटेड, है ना, क्लास मॉनिटर अपॉइंटेड होता था। तो क्लास मॉनिटर का काम क्या था कि भाई जो टीचर्स को हेल्प करना, है ना, आई वॉज ऑल्सो अ मॉनिटर सो आई कैन रिलेट इट वेरी वेल। तो उनको टीचर्स को क्या होता था, असिस्ट करना होता था, ठीक है। तो इन केस जब टीचर्स नहीं होते थे तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, मॉनिटर्स की होती थी, है ना। और फिर वो ऐसे नाम लिख के बोर्ड पे नाम लिखते थे या फिर कॉपी में नाम लिखते थे, एंड द टीचर यूज्ड टू पनिश देम, राइट। तो ये किसके लिए था कि जो बच्चे उनके जो मॉनिटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि टीचर ने उनको अपना लेजिस्लेशन, अपना जो पावर है वो थोड़ा सा डेलीगेट किया है। ऐसे ही होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो हैं उनको भी रजिस्ट्रार अपना पावर डेलीगेट कर रहा है, कहे कि भाई मैं इतना बड़ा एरिया नहीं संभाल सकता, सो यू आर द हेल्पिंग हैंड्स फॉर मी, सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एरिया रादर देन गिविंग स्मॉल लिटिल वर्क ऑफ ऑल द एरियाज। ही हैज डेलीगेटेड हिम अ बिग एरिया, एक बड़ा एरिया उनको डेलीगेट कर दिया गया है और कहा गया है कि यू विल बी एक्टिंग एज अ रजिस्ट्रार हियर। और नाउ दिस एरिया में ये जो एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार है ये कोई डिसीजन लेंगे तो वो रजिस्ट्रार की तरह ही मान्य होगा। वहाँ के लोग या वहाँ के ट्रेड यूनियन वाले ये नहीं कह सकते कि भाई आपने डिसीजन दिया है, हम जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। They cannot say that because the additional deputy registrar has the same power as the registrar has. I guess it is clear for you. मैं आपको समझा पा रही हूँ। फिर भी कोई क्वेरी हो तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए
नाउ कमिंग टू सेक्शन 4. सेक्शन 4 इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? अगर हमको ट्रेड यूनियन बनाना होगा तो क्या ऐसे ही चलो आज ट्रेड यूनियन बनाना है, ऐसा नहीं होता. तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है. पहला क्या है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए. कितने होने चाहिए? कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है, और तब जा करके वो अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए. देयर शुड बी एटलीस्ट 7 मेंबर. ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 7 मेंबर होने ही चाहिए. ठीक है, और इन 7 मेंबर, क्या 7 मेंबर से हो जाएगा? तब तो मैं भी एक ग्रुप बना लूँगी अपना, 7 फ्रेंड्स को लेकर के चली जाऊँगी ट्रेड यूनियन करने, मतलब ट्रेड यूनियन बनाने, है ना. तो एक और कंडीशन है कि इस ट्रेड यूनियन में कम से कम पूरे ऑफिस के 10% या 100, ईदर 10% और 100, इतने लोग होने चाहिए जो कि दे अग्री कि हाँ हम इस ट्रेड यूनियन में शामिल हैं, वी आर कंसेंटिंग इट, कि हाँ ये ट्रेड यूनियन बनना चाहिए. कम से कम 10%. अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है जहाँ पर कि 700 एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, देयर आर 700 एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो या तो 700 या तो 10% या तो 100. तो इसका 10% कितना होगा? 70. तो इस कंपनी के लिए मान लें XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी इज देयर, तो उसमें कितना होगा? 70 लोग, कम से कम 70 लोग होने चाहिए. ठीक है, अब मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसमें 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, देयर आर 1500 एम्प्लॉयज़. ठीक है, अब 1500 का कितना होगा? 150. अब यहाँ पे तो 100, तो यहाँ पे 100 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो भी कम हो, या तो क्योंकि एक एवरेज माना जा रहा है कि 1000 एम्प्लॉयज़ आर देयर, तो 100 का ठीक है. पर अगर उससे कम होगा तो भी आप कम से कम 10% ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपके फेवर में होने चाहिए. ठीक है, ठीक है. और जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए जो कि अग्री कर रहे हैं कि हाँ वी विल फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन. ठीक है, सेक्शन 2. नाउ 4th का सेकेंड पार्ट देखते हैं. जब भी एप्लीकेशन आएगा, जब भी ट्रेड यूनियन के लिए अप्लाई करेंगे, तो रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना. रजिस्ट्रार हो सकता है मना कर दे कि भाई हम आपका ट्रेड यूनियन जो है आप कंप्लाई नहीं कर रहे हैं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को. लेकिन देखिए क्या होगा कि ये रीज़न कभी नहीं हो सकता है. अगर मान लेते ऐसा हुआ 7 मेंबर हैं. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. 7 मेंबर हैं. ठीक, 7 थोड़ा सा कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्ट होगा. मान लेते 10 मेंबर हैं. 10 मेंबर ने जा करके डिसाइड किया कि हाँ वी विल रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन. अब ये जो बेटा 10 मेंबर हैं, अब ये मार्च का महीना चल रहा है. ठीक है, जनरली हायरिंग फायरिंग चलता है फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो मार्च का महीना चल रहा है. अब हमने जा करके अप्लाई कर दिया कि हाँ वी विल बी मेकिंग अ ट्रेड यूनियन. वेरी गुड. अब पता चला कि मार्च में इनमें से 6 लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई. 6 पीपल लेफ्ट. क्यों? क्योंकि दे गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी इन सम अदर कंपनी, किसी और कंपनी में उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई. तो सिर्फ इसलिए कि भाई ये 10 जो मेंबर थे उसमें से 6 तो गायब हो गए, 4 मेंबर का ट्रेड यूनियन बनाए. तो सिर्फ इस रीज़न के लिए ये जो रजिस्ट्रार है ये डायरेक्टली डिनाई नहीं कर सकते हैं. ये एक लेटर भेज सकते हैं, है ना, उनको राइटिंग में ये बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपका कंडीशन है. या फिर अगर मैं ट्रेड यूनियन बना रही हूँ, मेरे 6 फ्रेंड्स चले गए, तो मेरी भी ये ड्यूटी है कि मैं रजिस्ट्रार को रिटन में दूं कि भाई ये लोग जो हैं ये कंपनी छोड़ के चले गए हैं, या ये लोग इस कंपनी में अब काम नहीं करते, तो आई विल ऐड ऑन न्यू मेंबर्स. अब मैं न्यू मेंबर्स के साथ ये ट्रेड यूनियन के एप्लीकेशन को फ्रेशली, मतलब ये ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को करवाना चाहता हूँ. ठीक है, लेकिन ये डिनाई नहीं हो सकता है इस कंडीशन पे कि कुछ लोग चले गए तो इसकी सज़ा बाकियों को क्यों मिले. तो सिर्फ इस रीज़न के कारण ये डिनाई नहीं हो सकता. छोटा सा क्लॉज है, ध्यान में रखिएगा, 4 का सेकंड क्लॉज. ठीक है, चलिए सेक्शन 5. सेक्शन 5 क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. भाई एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है? देखिए बेटा, जब भी आप कोई लॉ पढ़ेंगे ना, मैं भी जब प्रैक्टिस नहीं कर, मतलब जब भी मैं लीगल बैकग्राउंड से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा क्यों है ये लॉ, मतलब इतना सब कुछ क्यों लिखा है इसमें, हर चीज़ लिखा है, बच्चे हैं क्या, इतना तो समझ जाना चाहिए. पर जब क्वेरीज होती है, जब प्रॉब्लम्स अराइज होती है, तो हर एक फैक्ट का क्लियर होना ज़रूरी है. ठीक है, और इसीलिए देखो क्या होता है कि जितने लोग उतनी प्रॉब्लम्स. आप एक किताब में सबकी प्रॉब्लम को कवर करना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं. लेकिन कोशिश ये की जाती है कि लॉ जो है वो हर पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर रहे,
ताकि आने वाले समय में जो भी समस्या हो, किसी को भी इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये सिर्फ कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ना रह जाए कि अच्छा ठीक है, अभी ये मूड अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो ठीक है। दैट्स एवरीथिंग शुड बी पेन डाउन, हर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो सके। और इसीलिए इस एक्ट में या कोई भी एक्ट जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि हर कुछ लिखा हुआ है, हर कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब भी आपको एक ट्रेड यूनियन, किसी को भी एक ट्रेड यूनियन बनाना होगा तो आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको भाई? तो रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। और इसके साथ साथ एक तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एक क्या देना पड़ेगा? कॉपी ऑफ द रूल्स। अगर आप लोग किसी कंपनी में काम किए होंगे या फिर कोई कंपनी बनाने की सोची होगी तो देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। हर जो भी आप कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बनाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से वो कंपनी बनाई जाती है, ठीक है। हम अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह होता है तो उसमें ये लिखा होता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो कौन से कोर्ट में जाएंगे, ये सब कुछ लिखा होता है। तो ये एप्लीकेशन हम रजिस्ट्रार को देते हैं एक तो, और एक कॉपी ऑफ द रूल्स जो हमने बनाई है अपनी ट्रेड यूनियन के लिए वो हम रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है उसके साथ साथ क्या क्या देना होता है? तो सबसे पहले देना होता है अपने मेंबर्स की जानकारी कि भाई ये जो ट्रेड यूनियन बनाने वाले फलना 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 लोग हैं, ये भाई करते क्या हैं, मतलब इनका नाम क्या है, ये क्या करते हैं, ठीक है, इनका एड्रेस क्या है, ये सारे डिटेल्स डिस्क्लोज करना होता है अपने मेंबर्स का, ठीक है। बी, अब इतना बोलोगे ना, इतना क्यों करा रहे हैं? तो इतना इसलिए करा रहे बेटा क्योंकि ट्रेड यूनियन जितना छोटा सा, एक कोई ऐसा नहीं है कि 4 फ्रेंड्स मिलके एक ग्रुप बना लिए। ट्रेड यूनियन हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स, जो वर्कर्स हैं ना उनकी बहुत बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। एक तो ये होता है और दूसरा क्या होता है कि दे ऑल्सो डील विथ फंड्स। तो अगर इतना डिटेल नहीं रखेंगे और किसी ने ऐसे घपला कर दिया, चलो छोटी कंपनी है तो फिर भी कम नुकसान होगा, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। सो देयर शुड बी एवरीथिंग पेन डाउन हेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो मेंबर्स हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन। भाई अगर आप अपना ट्रेड यूनियन रख रहे हैं तो उसका कुछ नाम रखोगे ना, ऐसे कुछ भी नाम लेके थोड़ी बुलाओगे आप, यू विल हैव अ नेम ऑल्सो। तो उसका नेम और उसका एड्रेस, पहले भी हमने पढ़ा है ये कि एड्रेस जो है वो आपका आपके हेड ऑफिस, यानी जो आपका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको ऑफिस बियरर्स, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ऑफिस बियरर्स, है ना, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो होते हैं एक्सेप्ट द ऑडिटर दे आर द ऑफिस बियरर्स। तो आपके ऑफिस बियरर्स के टाइटल कि भाई कौन सा व्यक्ति कौन से पोजीशन पे काम कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई ट्रेजरर है, कौन क्या है, तो उसका टाइटल, नेम, एज, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, इतना सब कुछ आपको देना पड़ेगा भाई अपने मेंबर्स को, के सारी चीज़ों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट द रजिस्ट्रार कैन ऑल्सो सी कि हाँ भाई ये लोग कोई फ्रॉडलेंट काम नहीं कर रहे हैं कि अपना डिटेल छुपा रहे हैं या कुछ भी, मतलब सब कुछ ऑन पेपर बिल्कुल क्लियर है, रिकॉर्ड भी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या कि ओरली कोई ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे नाम से बना ले कि हाँ भाई हम लोग बनाएंगे पर रजिस्टर नहीं कराते हैं, क्योंकि रहता है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, फिर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे तो ओरली बना लेते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन, पर उसको रजिस्टर थोड़ा टाइम बाद कराते हैं, 1 महीने 2 महीने। तो इसमें जो इसका सेकेंड क्लॉज है बेटा, ये तो फर्स्ट है, 5th का फर्स्ट है, सेकेंड क्लॉज जो है वो सेकेंड क्लॉज ये कहता है कि अगर आपका जो ट्रेड यूनियन है उसको एग्जिस्ट किए मोर देन 1 ईयर हो गया है, इफ़ यू हैव अ ट्रेड यूनियन जिसको एग्जिस्ट किए मोर देन 1 ईयर हो गया, यानी कि आप 1 साल से सोचते सोचते अभी तक रजिस्टर ही नहीं करवाए हैं, तो उस कंडीशन में ये सारा डिटेल तो आप रजिस्ट्रार को देंगे, ये जो 3 डिटेल है ये तो आप देंगे ही, प्लस आप क्या देंगे, ऑल द जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की कहीं आपने कुछ असेट्स तो नहीं बनाया है, कहीं कुछ आपने लो के लिए अपने जेब से थोड़ी करोगे, तो जो लायबिलिटीज़ हैं मतलब आपने कोई पैसे दिए हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, उस कंडीशन में ट्रेड यूनियन ने कुछ स्टेप लिया हो, तो वो सारा एसेट एंड लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट भी आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा जैसे रजिस्ट्रार मांगेंगे, ठीक है।
तो ये कब के लिए है? जब आपका ट्रेड यूनियन जो है वो 1 साल से पुराना हो। अगर 1 साल से पुराना नहीं है, वेल एंड गुड, पर अगर है तो फिर आपको ये असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करेंगे सेक्शन 5 तक, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि मैं मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगी कि आप भी बोर हो जाएं। ठीक है, विल डू इट स्लोली, और लेक्चर्स बहुत फास्टली आएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भाई एक लेक्चर पढ़ के हमको ऐसे दिन भर बैठना पड़ रहा है। इट विल कम वेरी क्विकली और बहुत जल्दी। मतलब मेरा तो टारगेट है कि मैं 2 महीने में आपका लॉ का पेपर कंप्लीट कर दूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। और सी दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू ऑल, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। सी मैं भी एस्पिरेंट थी तो मुझे भी पता है कि ये जो लीगल फील्ड है इसके लेक्चर्स बहुत डिफ़िकल्ट से अवेलेबल होते हैं, और जो मिलता है वो हमको पढ़ना पड़ता है ना। तो दिस इनिशिएटिव इज़ टोटली फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ निःशुल्क IAS, जहाँ पे आपका कोई हिडन फी नहीं है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है, पर एट दैट टाइम आपको भी थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो एटलीस्ट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड पोस्ट अ कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।